ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और आज मंत्री सम्मेलन के तहत हम मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसा रहा उनका ये कार्यकाल, ये शुरुआत कैसी रही। बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश जी, एक बार फिर से आपका। आपके साथ मैं मीनाक्षी जुड़ रही हूँ। जी नमस्ते। जी प्रकाश जी, 31 मई को लॉकडाउन 4.0 खत्म हो रहा है। अब एक नए लॉकडाउन की चरण की शुरुआत हो सकती है, जैसा कि हम सुगबुगाहट भी सुन रहे हैं और ऐसी जानकारी भी आती है। लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से देश को क्या मिला? क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी तमाम तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं वहीं से कामकाज की शुरुआत करती हूं, क्योंकि ये कोरोना काल है। तो इस कोरोना काल में आप अपने काम को किस तरीके से आकलन करते हैं? जब लॉकडाउन की घोषणा हुई तब 3 दिन में संक्रमण की संख्या डबल होती थी। लॉकडाउन सफल तरीके से जनता ने किया। इसका परिणाम आज 14 दिन के बाद संख्या डबल हो रही है। ठीक होने वाले की संख्या अब 42% से भी आगे निकल गई है और जिनको ऑक्सीजन या वेंटिलेटर लगाने की जरूरत है वो बहुत ही कम है। और अगर 1 लाख के लोक संख्या में ये सारे आंकड़े देखेंगे तो भारत कितने अच्छे स्थिति में है और कैसा कंट्रोल किया है इस संक्रमण को, ये सामने आता है। जब अमेरिका में 1 लाख लोगों की मौत हुई है और 14 लाख लोगों को इन्फेक्शन हुआ है, जहां ब्राजील में, इंग्लैंड में, फ्रांस में 25-30 हजार से ज्यादा लोग मरे हैं, और जहां ईरान में, चाइना में, जर्मन में, स्पेन में, इटली में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग मरे हैं, तो उस समय भारत का नुकसान कम रखने में ये लॉकडाउन ने सबसे बहुत अहम भूमिका की और लोगों के सहयोग के कारण लॉकडाउन सफल रहा। प्रकाश जी, अमेरिका ने तारीफ कर दी, ब्रिटेन ने तारीफ कर दी, लेकिन विपक्ष तारीफ नहीं कर रहा है। विपक्ष आपकी इन तमाम कामयाबियों से मुतमईन नहीं है। और राहुल गांधी ने एक सवाल आपसे पूछा। 2 महीने पहले लॉकडाउन लागू करते समय पीएम ने कहा था कि 21 दिनों में कोरोना के खिलाफ हम जंग जीत जाएंगे। आज 60 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं और रोज मरीजों की संख्या जबरदस्त तेजी से बढ़ रही है। अब आगे आपके पास क्या योजना है? एक नई योजना निश्चित है। सारे दुनिया, ये नया संकट है, इसकी ना किसी को पूर्व अनुमान है, न कैसे ये बढ़ेगा कम होगा इसका कोई अभ्यास है, न उसका कोई उपाय अभी खोज निकला है। तो इसलिए सब लोग, सभी देश ट्रायल करते हैं और सक्सेस के आधार पर आगे बढ़ते हैं। और इसलिए कभी लागू करते हैं, कभी थोड़ी ढील देते, फिर कभी लागू करते हैं। इस तरह से पूरे दुनिया में ये क्रम चला है, केवल भारत का मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी ने अपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वाक्य और भी कहा था कि ऑपोजिशन का काम है अपोजिशन करना। तो जिनकी धारणा ही ऐसी है कि ऑपोजिशन का काम है अपोज करना, तो वो अपोज ही करते रहेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। अपोजिशन का काम हम भी करते थे, तब अच्छी चीज है तो प्रपोज भी करते थे। ये प्रपोज नहीं करते, ये केवल अपोज करते हैं और इसलिए जनता ने भी इनको अपोज करके नकार दिया है। प्रकाश जी, एक और आरोप जो आपके मंत्रालय पर भी लग रहा है, क्योंकि आप सूचना प्रसारण मंत्री हैं, राइट टाइम पर राइट इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना आपका काम है। विपक्ष ये आरोप लगाता है कि सड़क पर अफरा तफरी और यहां तक कि हवाई उड़ान से पहले भी लोग अगर सड़क पर परेशान दिखाई दिए तो वजह यही थी कि राइट टाइम पर राइट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई लोगों को। नहीं, आपको हवाई सूचना तो आपको पता है कि हर एक तो सिविल एविएशन ने अपना प्लान तैयार किया, भारत सरकार का निर्णय हुआ, लेकिन हर राज्य का भी संघ राज्य व्यवस्था है। तो लोग जो उतरेंगे उनको होम क्वारंटाइन करना पड़ेगा या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, इसके हर राज्य ने अपने अलग नियम बनाए। इसलिए अनेक लोगों ने फिर अपना प्रवास को टाला। तो ये एक कंफ्यूजन 2 दिन रहा,
लेकिन मुझे लगता है अब सब स्ट्रीमलाइन हो गया है, जानकारी करेक्ट है कि कहाँ जाने के बाद हमें क्वारंटाइन होना है और कहाँ नहीं होना है, किस काम के लिए जाने के बाद क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। प्रकाश जी, राहुल गांधी ने मजदूरों की समस्याओं को लेकर भी सवाल खड़े किए और इस दौरान उन्होंने ये कहा कि अगर मजदूर आज सड़क पर परेशान हैं, अगर उन्हें 4 दिन का वक्त दे दिया जाता या 1 हफ्ते का वक्त दे दिया जाता, लॉकडाउन से पहले अगर कुछ जानकारी उनके पास होती तो शायद ये अफरा तफरी सड़क पर नहीं दिखाई देती। ये कम्युनिकेशन गैप क्यों हो गया? ये तो मुझे आश्चर्य लगा जब लॉकडाउन की घोषणा पहली दफा मोदी जी ने की, उसी समय अगर राहुल जी कहते कि भाई मजदूरों को जाने का है और इसलिए 8 दिन पहले मजदूरों को जाने दीजिए फिर लॉकडाउन करो, तो ऐसा तो प्रपोजल उन्होंने दिया नहीं। अब ये पश्चात बुद्धि है, इसका कोई मतलब नहीं है। और दूसरा, पहले मैं जानकारी बता दूं, लगभग 4500 ट्रेनें चलकर 60 लाख से ज्यादा मजदूर आज अपने अपने घरों में सुरक्षित रूप में पहुंच गए हैं। 60 लाख कोई छोटी संख्या नहीं होती। और एक्चुअली राहुल को तो उत्तर ये देना चाहिए कि बिहार के, पूर्व उत्तर प्रदेश के, झारखंड के और उड़ीसा के ऐसे लोग पिछड़ क्यों गए? वो सारे इलाके पिछड़ क्यों रहे 70 साल के कांग्रेस के राज में? और आगे चल के ये पलायन कब हुआ ज्यादा? तो इसके सारे उत्तर उनके ही खिलाफ जाएंगे, क्योंकि उनके अर्थनीति के कारण लोगों को अपने जगह से, गांव से पलायन करके रोजगार ढूंढने के लिए शहरों में आना पड़ा। अगर अपने अपने राज्य में किसी को रोजगार मिलेगा तो कौन जाएगा उठ के? लेकिन ये उनका फेल्योर है। लेकिन अब वो छोड़ दो, हम चर्चा ये कर रहे हैं कि हमने तय करने के बाद 15 दिन में ये पहुंचाया है और 1 जून से तो रेगुलर 200 गाड़ियां शुरू हो रही है। तो जिसको जहां जाना है वो उसको मुबा है, वो जा सकता है। तो ये समस्या रहेगी नहीं। जी, लेकिन प्रकाश जी, अगर आप ये कहेंगे कि ये राज्यों की भी कुछ समस्या है और ये विपक्ष शासित राज्यों की अगर बात करें, राजस्थान हो गए, महाराष्ट्र की अगर ये समस्या है, तो विपक्ष तो ये बोलेगी कि गुजरात के भी मजदूर परेशान हुए, वो भी सड़कों पर दिखाई दिए। नहीं, इसलिए देखो कि ऐसे आपदा के घड़ी में सबको घर जाने की इच्छा होना स्वाभाविक है। लेकिन रेलवे में एक साथ सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर 1200-1300 लोग ही बैठ सकते हैं। तो एकदम 12,000 लोग आएंगे तो 10 गाड़ियां लगाने को और करने को भी 2 दिन लगेंगे। तो ऐसे 1-2 जगह हुआ, बाद में सब समझ गए। 60 लाख लोग पहुंच गए, अब 10-12 लाख लोग रहे होंगे, वो आने वाले 3-4 दिन में सभी जाएंगे। प्रकाश जी, सोनिया गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि अगर मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए विपक्ष अगर कोई कदम उठा भी रहा था तो वहां पर सरकार ने अड़ंगा लगाने की कोशिश की, खासतौर पर उन राज्यों में जहां पर बीजेपी शासित सरकार है। ये तो कांग्रेस को पहले चाहिए था कि अपने राज्यों में बस सेवा शुरू करे। महाराष्ट्र में बस बहुत दिन नहीं चली, छत्तीसगढ़ वाले ट्रेन नहीं ले रहे थे, झारखंड अभी भी नहीं ले रहा है। खुद का काम जो करना है वो नहीं करते और केवल राजनीति के लिए कहीं बसों की लाइन खड़ी करते हैं। ये नाटक है, ये पाखंड है, लोग समझते हैं। लोग आपसे बस की अपेक्षा नहीं कर रहे, अच्छे सुझावों की अपेक्षा करते हैं हम, और हम काम करेंगे। और जो भी समाज सहयोग देता है वो बिना बोले लाखों लोगों को खाना भी दे रहा है, लाखों लोगों को वाहन की सुविधा भी करा रहा है, लेकिन अपना ठप्पा लगाने की कोशिश नहीं करता है। सुझावों की जहां तक बात है, राहुल गांधी ने जब लॉकडाउन फर्स्ट चरण में था, अपने पहले चरण में था, तब ये कहा था कि हमें मजदूरों के लिए कुछ सोचना चाहिए और सरकार को करना ये चाहिए कि जल्द से जल्द वो ट्रेन की सेवा या बस की सेवा, कुछ ऐसी सेवाओं के माध्यम से वो मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाए। लेकिन ये करते करते सरकार को नहीं, ये पहले लॉकडाउन के समय में ऐसा उन्होंने नहीं कहा जी, मेरे पास रिकॉर्ड है जी। लेकिन वो ये कह रहे थे कि जब उन्होंने ये कहा, अगर उस वक्त ये बात मान ली जाती, उस वक्त राहुल गांधी की बात को मजाक में उड़ाया गया, हंसी में उड़ाया गया, उनकी सलाह को नहीं माना गया।
नहीं, कभी भी हम विपक्षी दल ने दिए हुए सुझावों को मजाक में नहीं लेते, सीरियसली लेते। और इसलिए जो पिछले चौथे लॉकडाउन के बाद जो ये चौथे लॉकडाउन के काल में ये ट्रेन शुरू करने का निर्णय एक ऐतिहासिक फैसला था और वो जानबूझ के किया, जिसके कारण ये हुआ। मुझे लगता है मीनाक्षी जी कि पहला साल पूरा हो रहा है, इसमें एक बड़ा पहलू है कि कोविड से कैसे लड़े। हमारे पास कोविड हॉस्पिटल नहीं थे, अब 800 हो गए। हमारे पास पीपीई नहीं बनता था, आज करोड़ों बने हैं। हमारे पास मास्क नहीं बनता, आज करोड़ों के संख्या में बनने लगे। हमारे पास ये जो स्वैप स्टिक होती है वो भी इंपोर्ट होती थी, वो आज अपने देश में बनती है। वेंटिलेटर बाहर से आयात करने पड़ते थे, वो अब देश में बनने लगे हैं। जो टेस्टिंग लैब्स थी वो एक थी पहले पूना में, उसके जगह आज 300 से ज्यादा हो गई। तो ये जो भारत ने कैपेसिटी लड़ाई के लिए तैयार की, ये भी तो एक लड़ाई है कोरोना के खिलाफ। और ये लड़ाई में भारत ने जो सफलता हासिल की ये काबिले तारीफ है। इसकी तारीफ तो कभी सोनिया जी और ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये पूरा डिपेंडेंट था फॉरेन आयात पर, इंपोर्ट पर। आज मेक इन इंडिया हो गया और 4 महीने में सारे प्रोडक्ट्स देश में बनने लगे। ये भारत की लड़ाई में एक बड़ी सफलता है। प्रकाश जी, आप आत्मनिर्भर भारत की तरफ इशारा कर रहे हैं और इसी से जुड़ा हुआ एक ट्वीट भी मैं प्रियंका गांधी वाड्रा का पढ़ रही हूं, जिसमें वो ये कह रही हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में स्थापित कुछ अहम संस्थाओं का वो नाम लिखती हैं, जिसमें आईटीआई, योजना आयोग, आईआईटी, एम्स, भिलाई स्टील प्लांट, फेल, ओएनजीसी, डीआरडीओ, तमाम फहरिस्त है। और फिर वो आगे लिखती हैं कि नेहरू जी की बनाई हुई संस्थाओं के चलते आज हम अंतरिक्ष में पहुंचे, शिक्षा जगत में हमारे धाक है, विश्व स्तरीय डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं, तकनीक में हमारा लोहा माना जाता है। सच्चे अर्थों में नेहरू जी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने की सोच रखी, जिसके कारण यह संभव हो पाया। ये पहले ही प्रधानमंत्री है मोदी जी कि जिन्होंने 2 बार लाल किले से प्राचीर से कहा कि इस देश में जो भी प्रधानमंत्री हुए उन्होंने देश के लिए कुछ न कुछ अच्छा काम किया। ऐसा भाजपा के लोगों ने अच्छा काम किया, ऐसा कभी कांग्रेस वालों ने कहा मैंने सुना नहीं है। और इसलिए यह हमें समझना चाहिए, पॉलिटिकल उदारता हमने ठूस ठूस कर भरी है, कांग्रेस को वो सीखने की जरूरत है। अच्छा प्रकाश जी, अभी अभी राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में चीन भारत सीमा विवाद पर मोदी सरकार चुप है, इससे अफवाह और अनिश्चितता का माहौल बन रहा है। भारत सरकार को सच बताना चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे? कोई अनिश्चितता का माहौल नहीं है। डोकलाम में विवाद हुआ था, तब 60-70 दिन लगे और बाद में आपको पता चला कि क्या परिणाम हुआ। ऐसा आज भी विदेश मंत्रालय और जो बाकी उसके लिए करने वाले लोग हैं डिफेंस के, वो सही कदम उठा रहे हैं। और इसलिए इसमें भी ये जल्दबाजी का विषय नहीं है और ये हाई कमिश्नर से मिलने वगैरह ऐसे जो पिछली बार राहुल गांधी ने काम किए थे, इस बार वो नहीं करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। यानी देश की जनता ये समझ ले कि युद्ध का कोई खतरा फिलहाल भारत पर नहीं है? वो तो कभी नहीं है जी। अच्छा, चूंकि आप महाराष्ट्र से आते हैं सर, आपके राज्य से जुड़ा हुआ एक सवाल भी मैं आपसे पूछना चाहती हूं। प्रियंका गांधी ये आरोप लगा रही हैं कि महामारी से लड़ने के बजाय महाराष्ट्र सरकार को गिराने की कोशिश की गई। नहीं भाई, ये कहां से न्यूज आई मुझे समझा नहीं। महाराष्ट्र केंद्र सरकार जरूर सभी राज्यों को सलाह देती है कि भाई, और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा संक्रमण है, तो संक्रमण से निपटने के लिए क्या प्रभावी कारगर कदम और उठाने की जरूरत है, इसकी सलाह मशवरा सभी राज्यों के साथ चलता है और बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में चल रहा है। ये जो है, ये कहीं से एक न्यूज बनी कि सरकार गिर रही है, अब बाद में आया सरकार नहीं गिर रही है। पहली न्यूज भी हमने टीवी पर देखी, दूसरी न्यूज भी टीवी पर देखी, वास्तविक में कुछ नहीं था। लेकिन एक मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे मैंने कहा कि आत्मनिर्भर पैकेज दिया। देखो,
पहली जरूरत थी कि सबको तुरंत राहत कुछ चाहिए, तो तुरंत राहत के एवज में सभी 80 करोड़ परिवारों को 5 महीने के लिए 25 किलो चावल और 5 किलो दाल मुफ्त दिया है, मुफ्त। फिर जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, ऐसे 8-10 करोड़ लोग होंगे, उनके लिए 2 महीने के लिए 10 किलो अनाज और 2 किलो दाल ये मुफ्त दिया है। फिर 20 करोड़ महिलाओं के खाते में 1500 रुपए डाले हैं, 30,000 करोड़ रुपए डाले हैं। 8 करोड़ उज्ज्वला घरों में उज्ज्वला के 3-3 गैस पहुंचा है, जिसकी कीमत 2,000 रुपए है। 10 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए डायरेक्टली गए हैं, तो इसका परिणाम 20,000 करोड़ रुपए लगभग गए हैं। उसके साथ साथ 3 करोड़ बुजुर्ग और विधवा बहनें हैं, उनके लिए भी हजार रुपए गए हैं। और जो अभी रेडी पटरी वाले हैं, उनको अभी 10-10 हजार रुपए मिलेंगे। तो ये सारी लिस्ट तुरंत मदद की जो है, वो इतनी बड़ी लिस्ट है। इसके सिवाय मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 15,000 करोड़ रुपए और आयुष्मान भी उसका समावेश कर लिया, तो गरीब को अब उसको पैसा नहीं देना पड़ता। और उसके साथ साथ राज्यों को भी 11,000 करोड़ रुपए, लोगों को खाना देना, लोगों को रहने की व्यवस्था करना, इसके लिए 11,000 करोड़ रुपए दिए गए। तो ये पहला पैकेज था। अब उसके साथ साथ एमएसएमई को लगभग 4 लाख करोड़ का एक पैकेज दिया है, जिसमें उनकी परिभाषा भी बदली है, ज्यादा लोगों को फायदा दिया है और उनको सरकारी गारंटी का कर्जा मिलेगा, उससे उनकी लिक्विडिटी की क्राइसिस खत्म होगी। उसके साथ साथ किसानों के लिए एक मुक्ति का क्षण आया, एपीएमसी के बंधन से उनको छुटकारा हुआ है। इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में सुधार की घोषणा हुई है जी। तो ये बदलाव हुआ है। किसान के लिए क्रेडिट लाइन एक खोल दी गई है और मत्स्य विकास है बाकी है, उसकी भी नींव रखी है। लेबर रिफॉर्म्स, फिर दूसरे डिफेंस में रिफॉर्म्स, कमर्शियल माइनिंग के रिफॉर्म्स, ऐसे बहुत बड़े रिफॉर्म्स की भी घोषणा आत्मनिर्भर पैकेज में की गई है। तो मुझे लगता है भारत सरकार तुरंत के उपाय भी कर रही है और लंबे समय देश को आगे बढ़ाने के भी उपाय साथ साथ कर रही है। सर, क्योंकि ये सरकार कर रही है और विपक्ष कुछ और मांग कर रही है, इसलिए मेरा फर्ज बनता है मैं वो सवाल भी आपसे पूछूं। विपक्ष ये कहती है कि आपने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान जरूर कर दिया है, लेकिन वो ये मांग करती है कि 7500 रुपए तो किसानों के, गरीबों के खाते में डायरेक्ट जाने चाहिए और ये 6 महीने तक होना चाहिए। इसके अलावा वो ये भी कह रही है कि सरकार 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान तो करती है, लेकिन ये जीडीपी का करीब 10% ही है। राहुल गांधी ने इसे जीडीपी का 1% से भी कम बताया है। 10%? जी जी नहीं, ये तो गणित कच्चा वाली बात हो गई, लेकिन 10% है। हमने भी यही कहा है कि जीडीपी का 10%, जीडीपी माने सरकारी आय नहीं होती है। राहुल गांधी कह रहे हैं ये केवल 1% है। हमें समझना चाहिए जीडीपी नहीं, 1 मिनट, जीडीपी माने आपके पॉकेट में जो पैसा है, आपके चैनल के पॉकेट में जो पैसा है, जो हमारे सबके पॉकेट में पैसा है, वो भी जीडीपी में आता है। तो जीडीपी एक बड़ी कंसेप्ट है, वो सरकारी आय नहीं है। और फिर भी सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया है कि दुनिया के 2-3 देश ही है जिन्होंने 10% और उससे ज्यादा जीडीपी का हिस्सा ऐसे पैकेज के लिए दिया है, जिसमें भारत एक है। अब क्योंकि पॉकेट में पैसे की बात है और आर्थिक जो स्थिति है अब देश की, इनफैक्ट पूरे विश्व की, वो बहुत ज्यादा संकट में नजर आ रही है। अब देश की अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आए, क्योंकि लॉकडाउन 4 तक हमने ये चारों चरण देख लिए। बहुत जल्द हो सकता है हम लॉकडाउन 5 में भी जाएं, इसकी सूचना तो आप ही के पास होगी। तो सबसे पहले जो दर्शक इंतजार कर रहे हैं, आप यही बता दें सर कि लॉकडाउन 5 होगा, और अगर होता है तो इस बार इसका स्वरूप कितना अलग होगा? देखो, लॉकडाउन 5 होगा, 6 होगा, क्या होगा, ये तो सरकार तय करती है जी। और उसके विशेषज्ञों के सलाह के आधार पर करती है। लेकिन एक निश्चित है कि हम कोरोना के खिलाफ की लड़ाई जीतेंगे
और देश की जनता के सहयोग से जीतेंगे। लेकिन मुख्य बात आपने जो कही, आज पेट्रोल डीजल की खपत जो पहले थी वो 80% हो गई। जो बिजली की खपत होती थी, उद्योग बंद पड़े थे, अब शुरू हो गए, तो अब लगभग 80% बिजली की खपत भी वापस आई है। उसके साथ साथ जो आर्थिक गतिविधि के जो मानक समझे जाते हैं, ऐसे सभी मानकों का अच्छा दोहन हो रहा है। यानी एग्रीकल्चर के काम भी अच्छे चल रहे हैं, इंडस्ट्री भी बहुत सारी आधे से ज्यादा शुरू हो गई है और बाकी भी काम चला है। हाँ, 11 शहरों में काम जरूर प्रभावित हुआ है, लेकिन वो भी जल्दी ठीक हो जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। एक पॉजिटिव स्टोरी भी जो प्रकाश जी सामने आई है, क्योंकि आप मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भी है, इसलिए मैं ये खबर आपके सामने रखना चाहती हूँ। पॉजिटिव स्टोरी ये है कि लॉकडाउन के दौरान दिल्ली का आसमान भी नीला दिखाई दिया, पोल्यूशन लेवल कम रहा। और कार्बन एमिशन की अगर बात करें तो 2006 के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कार्बन एमिशन इतना कम देश में रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी इंप्रूवमेंट है। लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद जैसे जैसे आप ये कह रहे हैं कि गतिविधियां पहले की तरह सुचारू होंगी, सड़कों पर लोगों की आवाजाही, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज भी सब चालू होने लगेंगी, ऐसे में हमारा वातावरण आगे भी इसी तरीके का बना रहे, दिल्ली के नीले आकाश में हम भी सांस ले सकें। क्या आपकी मिनिस्ट्री के पास कोई प्लान ऑफ एक्शन है? प्लान ऑफ एक्शन है कि जो प्रदूषण के मानक बनाए हैं, जो उत्सर्जन के मानक बनाए हैं, उसका अगर 100% पालन होता है तो भी प्रकृति ठीक रहेगी। लेकिन जिस मात्रा में प्रदूषण होता है उसका एक कारण नियमों का पालन न करना भी होता है। अब हमने तय किया है कि नियमों का पालन नहीं होगा, जनता के द्वारा जानकारी ली जाएगी और जनता को अगर लगा कि यहाँ प्रदूषण ज्यादा हो रहा है, उनकी शिकायत आई, जांच होगी। और अगर मात्रा से ज्यादा प्रदूषण कहीं होता है, मात्रा से ज्यादा गंदा पानी अगर नदी में बह रहा है और मात्रा से ज्यादा हवा में अगर उत्सर्जन हो रहा है कार्बन का, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। फैक्ट्रियां बंद करने तक की भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि नियमों का पालन करो, यही उसका उत्तर है। जी प्रकाश जी, अब मैं जरा दूरदर्शन के उन 2 धारावाहिकों का जिक्र करना चाहूंगी जिन्होंने इतिहास बना दिया। इतिहास इस नजरिए से बना कि ऐसा कभी आंकड़ा हमारे सामने नहीं आया कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने किसी टीवी सीरियल के लिए अपना समय निकाला हो। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये आइडिया आया कैसे और आया कहां से? जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ तो हम सभी बैठे थे, तो एक बात तो मेरे ध्यान में तुरंत आ गई कि अब लोग घर में बैठेंगे तो ज्यादा से ज्यादा टीवी देखेंगे। तो टीवी समझो 1 घंटा देखता है जो परिवार, वो 5-6 घंटे देखेगा। तो ये जैसे देखेगा और बुजुर्ग भी देखेंगे, बच्चे भी देखेंगे, क्योंकि स्कूल नहीं है, ऑफिस नहीं है, तो नौजवान भी देखेंगे, महिलाएं भी देखेगी। तो ये जैसे ध्यान में आया तो सबके पसंद के अच्छे कार्यक्रम हो, और इसलिए मेरे मुंह से अनायास आया कि रामायण महाभारत को फिर से लाना चाहिए। फिर हमारे लोगों ने संपर्क किया, फिर मैंने रामानंद सागर के बेटे से बात की, फिर बी.आर. चोपड़ा के परिवार से बात की, फिर रामायण महाभारत का मार्ग प्रशस्त हुआ, फिर रामायण महाभारत शुरू हुआ और बहुत ही सफल रहा। दुनिया ने उसका संज्ञान लिया। कुछ लोग नाराज हुए, लेकिन इतना सफल रहा प्रकाश जी कि कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि ये तो धर्म का प्रचार सरकार कर रही है, धर्म के प्रचार का एक बहाना लॉकडाउन में मिल गया है। मुझे तो हद हो गई, रामायण कहां से धर्म का मुद्दा हुआ? वो तो नैतिक शिक्षा का आदर्श है, वो भारत की विरासत है और ये सांस्कृतिक धरोहर है। इंडोनेशिया मुस्लिम देश है, लेकिन वहां भी रामायण जोर से चलता है। मलेशिया में होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये एक सांस्कृतिक विरासत है, सांस्कृतिक धरोहर है, जीवन के मूल्यों की शिक्षा है, और इसलिए सभी मजहब के लोग देखते हैं। इसका एक मजहब से संबंध नहीं है। लेकिन अगर मैंने देखा, एक वकील है, उन्होंने लिखा था कि ये अफीम की गोली दे रहे हैं। मैंने कहा अब रामायण आज समाप्त हो रहा है, कल से कृष्णा शुरू हो जाएगा। तो ये देखो, ये भारत की सांस्कृतिक धरोहर है जी। तो ये हमने किया।
बहरहाल टीवी सीरियल्स की बात है तो व्योमकेश बख्शी भी तो आ ही रहा था। अब जिसे जासूसी करनी है, जिसे ये समझना है कि इसके पीछे क्या मंशा है, तो वो व्योमकेश बख्शी भी बन सकता है। प्रकाश जी, मंत्री सम्मेलन में आपका जुड़ने के लिए, इंडिया टीवी के हर सवाल का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कोरोना काल से बहुत जल्द देश को आप लोग निकालें, हम यही आशा करते हैं और यही शुभकामना भी देते हैं।